अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड टीचर समर अब्बास और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमीटर या डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। एक ही टॉपिक के मुख्तलिफ नाम हैं। लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। उसमें हमने ये कहा था कि एक सैंपल अगर आपके पास है, एक एलिमेंट आपके पास है, उस एलिमेंट में जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब की परसेंटेज जितनी नहीं है। मसलन कार्बन की बात की थी तो हमने कहा था अगर आपके पास कार्बन है तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और कार्बन के ये जो सैंपल आपके पास है, इस सैंपल में कार्बन 12 की मिकदार और है, कार्बन 13 की मिकदार और है और कार्बन 14 की जो क्वांटिटी या परसेंटेज है वो और है। सवाल ये है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास कार्बन का एक सैंपल आपके हाथ में है, जो कोल होता है, कोयला, ये खालिस कार्बन होता है, प्योर कार्बन है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास कुछ मिकदार में इस हाथ पे कोल है, कोयला है, यानी कार्बन है। अब इस कार्बन में 3 तरह के आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर एक्चुअली कितने आइसोटोप्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं। और फिर ये कि इस में हर आइसोटोप का मास कितना है। और आखिरी सवाल कि हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, हर आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है। इस सवाल का जवाब हमें कैसे मालूम होगा? बेटा, इस सवाल का जवाब हमें एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। हमें इस सवाल का जवाब मास स्पेक्ट्रोमीटर देगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें 3 चीज़ें बताता है। एक कि इस सैंपल में, जो हमारे पास इस हाथ में कार्बन का सैंपल है, इसमें आइसोटोप्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं या इससे ज़्यादा हैं। तो एक तो ये बताएगा कि आइसोटोप्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कितने हैं, आइडेंटिफाई करेगा आइसोटोप्स को। दूसरा, ये इंस्ट्रूमेंट हमें ये बताएगा कि हर आइसोटोप का मास कितना है। और तीसरा, हमें ये बताएगा कि हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है और ये सब कुछ हमें कैसे बताता है, आइए जानते हैं। ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक सबसे पहले आया था मास स्पेक्ट्रोमीटर, सबसे पुरानी मशीन थी, उसको एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते थे। कुछ देर तक वो इस्तेमाल होता रहा, फिर उसके बाद एक और मशीन आ गई जिसका नाम डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है। आजकल वो यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। तो ये क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं, ये इनके अंदर क्या क्या चीज़ लगी होती है और ये कैसे काम करते हैं, और हमें इन 3 सवालों का जवाब ये कैसे देते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें एक मेन ट्यूब लगी होती है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खाने या चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चैम्बर है, ये वेपोराइजेशन चैम्बर है। इसमें फिलामेंट लगे हुए, हीटिंग फिलामेंट जो हीट प्रोवाइड करते हैं इस चैम्बर के अंदर। उसके बाद एक अगला चैम्बर है, ये वाला चैम्बर। ये वाला चैम्बर आयोनाइजेशन चैम्बर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। उसके बाद आगे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया होता है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पे मैग्नेट लगे होते हैं। ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं इसके अंदर। आखिर पे इसके बॉटम में एक आयन कलेक्टर लगा होता है जो आने वाली आयंस को कलेक्ट करता है। इसको आयन कलेक्टर भी कहते हैं या इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। फिर जो मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर हैं उनमें आयन कलेक्टर के साथ एक एम्पलीफायर भी लगा होता है। एम्पलीफायर पैदा होने वाले करंट को बढ़ाता है और इस एम्पलीफायर के साथ एक रिकॉर्डर भी लगा होता है जो इस आने वाले करंट का एक ग्राफ बना देता है।
उस ग्राफ को हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, या उसको स्पेक्ट्रोग्राम भी कहते हैं। काम कैसे करता है ये? सबसे पहले जो सैंपल भी आपके पास है, जिसके अंदर भी आप आइसोटोप्स मालूम करना चाहते हैं, आइसोटोप्स का मास मालूम करना चाहते हैं या उसकी रिलेटिव विडनेस मालूम करना चाहते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, आप उसको सबसे पहले इसके अंदर इनपुट करते हैं और यहाँ डालते हैं। तो सबसे पहले वो सैंपल आपका इस हीटिंग चैम्बर में, इस वेपोराइजेशन चैम्बर में दाखिल होता है। और जैसे ही वो सैंपल इस वेपोराइजेशन चैम्बर में आता है तो ये जो हीटिंग फिलामेंट हैं ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं और हीट की वजह से वो जो सॉलिड या लिक्विड चीज़ थी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे आके वेपर्स बन जाते हैं। फिर बेटा ये वेपर्स यहाँ से आगे चलते हैं तो आगे एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स लगा हुआ है, एक फिलामेंट लगा हुआ है। इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन की एक बौछार निकलती है, ये बौछार ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो जैसे बीच में से ये पास होना चाहते हैं वेपर्स, ऊपर से इलेक्ट्रॉन की बौछार आती है, वो बौछार इन वेपर से टकराती है और इन वेपर्स को आयोनाइज कर देती है, यानी वेपर्स जो कि न्यूट्रल थे उन वेपर्स को ये आयंस में बदल देती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाती हैं। जैसे ही वो वेपर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं तो जो नेगेटिव आयंस हैं वो इस पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, जबकि जो पॉजिटिव आयंस हैं आगे एक लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक सोर्स लगा हुआ है। यहाँ हमने 500 से लेके 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ अटैच किया हुआ है, यानी आप यूँ समझ लें कि 500 से लेके 2000 वोल्ट की एक बैटरी हमने लगाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा ये वोल्टेज है। तो ये जैसे ही पॉजिटिव आयंस यहाँ आएंगे तो चूँकि ये नेगेटिव है, इंतहाई नेगेटिव है, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इन पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो पॉजिटिव आयन यहाँ थी, ये पॉजिटिव आयन बड़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट होकर इधर जाती हैं। जैसे ही वो पॉजिटिव आयन यहाँ से गुजरती हैं, एक्सेलरेट होकर आगे जाती हैं, तो आगे जैसे ही वो पहुँचती हैं यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, वो मैग्नेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। बेटा जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उन चार्ज्ड पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता है, उनको मोड़ देता है। अगर वो सीधा जा रहा है तो उनको डिफ्लेक्ट कर देगा इस साइड पे या इस साइड पे या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। उस डिफ्लेक्शन की वजह से वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो तो वो दायरे में हरकत करने लग जाते हैं। अब जैसे ही आपके ये पॉजिटिव आयंस नीचे आ रही थी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सामना हुआ इनका, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। अब बेटा याद रखिए, जैसे ही ये वेपर्स आयोनाइज हुए ना और हमारी पॉजिटिव आयंस बनी है, इन पॉजिटिव आयंस का मास एक जितना नहीं है, क्योंकि आपने जो चीज़ अंदर दाखिल की थी, मसलन अगर वो कार्बन था तो कार्बन में सब एटम्स का मास एक जैसा नहीं था। किसी का मास मसलन 12 था, किसी का मास 13 था, किसी का मास 14 था, तो मास एक जितना नहीं था। इसलिए ये जो आयंस यहाँ पहुँचेंगी इनका मास एक जितना नहीं होगा। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आयंस दाखिल होंगी तो जिसका मास थोड़ा होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, जिस आयन का मास थोड़ा होगा उस पे डिफ्लेक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी और वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। और जिसका मास सबसे ज़्यादा था उस पे डिफ्लेक्शन की फोर्स थोड़ी लगेगी और वो थोड़ा टर्न होगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा। मसलन ये एक पॉजिटिव आयन आ रही है, अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लगे, अगर इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज़्यादा लगे तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा यूं करके। और अगर इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा हो तो ये डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन थोड़ी डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है या मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है कि इनका मास कितना है। तो जिस पॉजिटिव आयन का मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, मसलन इसको आना चाहिए था सीधा आती तो सीधा आके इलेक्ट्रोमीटर पर गिर जाती, लेकिन अब चूंकि इसको डिफ्लेक्ट होना पड़ा इधर की तरफ, तो डिफ्लेक्ट होने की वजह से इसका रास्ता थोड़ा लंबा हो गया है। इस रास्ते के लंबे होने की वजह से ये आयन देर से यहाँ पहुँचेगी
और जिसका मास ज़्यादा था उस पर चूँकि डिफ्लेक्शन की फोर्स बहुत थोड़ी अमल कर रही है, लिहाजा वो सीधी आएगी, उसका रास्ता थोड़ा होगा, उसको कम रास्ता तय करना पड़ेगा, कम फासला तय करना पड़ेगा और वो जल्दी इलेक्ट्रोमीटर तक पहुंच जाएगी। और जिसका मास इन दोनों के दरमियान था, यानी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो उस पर डिफ्लेक्शन की फोर्स दरमियानी अमल करेगी और वो अलग से आके यहाँ आके टकराएगी। अब तीनों चूँकि एक तो अलग अलग जगह पे आके गिरी हैं, लिहाजा हमें यहीं से पता चल जाएगा कि इसका मतलब है कि 3 आइसोटोप हैं, चूँकि 3 अलग अलग जगहों पे आयंस आई हैं, एक तो यहीं से पता चल जाएगा। लेकिन जो एडवांस किस्म के मास स्पेक्ट्रोमीटर है, वो एडवांस किस्म के मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ ये जो इलेक्ट्रोमीटर से जैसे ही आयंस आके टकराती हैं ना, तो वो जो इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर होते हैं वो फौरी तौर पे उनके जैसे वो गिरती हैं तो करंट पैदा करती हैं। वो जो करंट पैदा होता है वो करंट एम्पलीफायर को जाता है, एम्पलीफायर करंट को इंक्रीज करता है और वो इंक्रीज करंट फिर रिकॉर्डर को दिया जाता है। रिकॉर्डर हर आयन का अपना अपना एक ग्राफ बना देता है। जो ज़्यादा यहाँ पे पहुंची है आयन कलेक्टर के ऊपर, जिसकी मिकदार ज़्यादा आके गिरी है, उसका करंट भी ज़्यादा पैदा होगा और करंट ज़्यादा पैदा होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी। और जो थोड़ी मिकदार में यहाँ पहुँची हैं पॉजिटिव आयंस, यानी कम थी वो, उनसे करंट भी कम पैदा होगा। अगर करंट कम पैदा होगा तो उनका ग्राफ भी बिल्कुल मामूली से बनेगा और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी थोड़ी होगी। तो ये जो नए हमारे पास एडवांस किस्म के मास स्पेक्ट्रोमीटर में बाकायदा एक साथ रिकॉर्डर लगा होता है, वो बाकायदा ग्राफ बना देता है और ग्राफ पे आपको बता देता है कि इसके कितने आइसोटोप हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली। इसका मतलब है 3 आइसोटोप्स थे। दूसरा, हमें ये ग्राफ जो है ये बता देती है कि ये कितने परसेंटेज है, ये वाला, इसकी परसेंटेज क्या है और इसकी परसेंटेज क्या है, वो यहाँ हमारे सामने डिस्प्ले में आ जाता है कि इसकी परसेंटेज कितनी है। उसमें इसकी परसेंटेज है 70% है, इसकी परसेंटेज मिसाल के तौर पे 10% है और इसकी परसेंटेज इसकी 20% है और फर्ज कर ले इसकी है 10%। तो ये सारा नीचे लिख के आ जाता है। इस तरीके से हमें रिलेटिव अबंडेंस का भी पता चल जाता है। अच्छा, मास का कैसे पता चलता है? एक्चुअली जो रिलेटिव अबंडेंस है ना, वो वाई एक्सिस के ऊपर शो होती है और जो मास है उनका वो यहाँ पे शो होता है। ये मसलन यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 14। इसका मतलब है 3 आइसोटोप हैं। ये वाली लाइन जो है ये 12 आइसोटोप है, नीचे लिख के आ रहा है। ये वाली जो लाइन है ये आइसोटोप, इसका मास 13 है और ये वाली जो लाइन है इसका मास 14 है। तो मास भी इधर डिस्प्ले में आ जाएगा कि मास, पहले तो ये डिस्प्ले में आ जाएगा कि लाइनें कितनी हैं, उससे पता चल जाएगा कि कितने आइसोटोप हैं और फिर हर लाइन के नीचे उनका एक नंबर ज़ाहिर हो रहा होगा, वो नंबर उनके मास को ज़ाहिर कर रहा होगा। तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये जो पहला आइसोटोप इसका मास कितना है, जो दूसरा इसका कितना है, जो तीसरा इसका कितना है। और तीसरा सवाल कि रिलेटिव अबंडेंस का कैसे पता चलेगा? वो ये जो वाई एक्सिस है इसके साथ इनकी परसेंटेज आ जाएगी। मतलब इसकी परसेंटेज इधर आ जाएगी जी मसलन 70%, इसकी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी जी मसलन 20% और इसकी परसेंटेज आ जाएगी मसलन 10%। तो ये जो रिकॉर्डर है आपको इन तीनों सवालों के जवाब दे देता है कि आइसोटोप्स कितने हैं, हर आइसोटोप का मास कितना है और हर एक की परसेंटेज कितनी है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कहीं से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपके सवाल का जवाब हम कमेंट सेक्शन में दे सके तो हम उधर ही देंगे। अदरवाइज़ अगर आपका सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हुई तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।